बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी जो टैक्स रिटर्न है 2024 की वो जमा नहीं करवाई और उनको एफबीआर की तरफ से वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने के नोटिस आना शुरू हो गए, तो उन्होंने अपनी उस नोटिस के रिप्लाई में टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट करनी है, आज हम ये सीखेंगे। इस हवाले से मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है कि अगर आपको नोटिस आ जाए तो आपने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से थी। अब लोगों को जो है वो 2024 का नोटिस आ रहा है, तो इस टॉपिक पर खास वीडियो है कि 24 की रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है। तो हमारे सामने ये IRS 2.0 का जो है वो टैब ओपन है। आज मैं बाकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि उस हवाले से मेरी सारी जो बाकी वीडियोस हैं वो मौजूद हैं और नोटिस उसको ही आता है जिसकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुई हो और उसने अपनी टैक्स रिटर्न जो है जिसका टाइम 31 अक्टूबर तक था। मोस्टली जो होता है वो टाइम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होता है, अनटिल अनलेस उसे एक्सटेंड ना किया जाए, लेकिन 31 अक्टूबर तक था। तो जिसने अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर तक जमा नहीं करवाई तो उनको अभी एफबीआर की तरफ से नोटिस आ रहे थे। हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन है। हमने यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल्स देनी है। लॉगिन डिटेल्स में आपका आईडी कार्ड जो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आता है। वो लिखने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने ये देखना है, इनबॉक्स में आपको ये नोटिस आ रहा है, डेक्लेरेशन इनबॉक्स लिखा हुआ, ऊपर नीचे डेक्लेरेशन लिखा हुआ है और इसके नीचे साथ लिखा हुआ है जी 1144 नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। अब इसमें ये किस ईयर का हमें कहाँ से पता चलेगा? ये लिखा हुआ जी टैक्स ईयर, ऊपर लिखा हुआ है आपका पीरियड। जो टैक्स ईयर आपको होता है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक होता है। अब जिन लोगों ने रिटर्न अपनी लेट फाइल की होती है वो लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल रिटर्न से जाके अपनी रिटर्न ओपन करते हैं। जब वो सारा डाटा लिख लेते हैं उसे सबमिट करने लगता है तो फिर उन्हें एरर आता है कि इस ईयर के जो मुतलका नोटिस है वो आपके इनबॉक्स में पड़ा हुआ है, तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता। जब भी आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करें और आपके इनबॉक्स में इस तरह का नोटिस हो तो आपने इस नोटिस से रिप्लाई करना है, नॉर्मल रिटर्न से जाके रिप्लाई नहीं करना। तो हमारे सामने ये इसके जो है एक्सट्रीम राइट पर आप देखेंगे तो ये एरो का निशान बना हुआ और ये आई का निशान बना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नोटिस में आपको क्या कह रहा है और यहाँ से आप एरो के निशान पर क्लिक करके अपने रिटर्न का रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पॉपअप आएगा, आपको ये बहुत सारे रिटर्न्स बताएगा, लेकिन आपने ये जो 1144 वाला सेक्शन है, पहला रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये मेन डैशबोर्ड में ले जाएगा। आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड ओपन है। अब हम जब न्यू फाइलर बन रहे हो या कोई किसी भी साल की अब न्यू रिटर्न फाइल कर रहे हो, जैसे कि अब 24 की करनी होती, हम ऑन टाइम करते तो ये सारा जो डैशबोर्ड आपका ये जो न्यू अपडेट हुआ वो आता है। लेकिन जब आप नोटिस के रिप्लाई में जाते हैं या आप उसे रिवाइज करने जाते हैं तो आपके सामने ये पुराना जो है वो डैशबोर्ड आता है। अब हमारी प्रीवियस ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल थी, हमने क्या करना है, सिंपल, अगर आपकी सैलरी की रिटर्न है, आपकी इनकम रेंटल इनकम है, आपका बिजनेस है, आपका कोई जो है टैक्स चार्जेबल में फाइनल टैक्स में अमाउंट आती है, आपने इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऊपर ये देगा जी डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड। आपने ये कैलकुलेटर पर क्लिक करना है और जब पुराना पोर्टल होगा तो आप 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, अगर नया पोर्टल होगा तो 1 दफ़ा क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारी ये जो रिटर्न थी ये एग्रीकल्चर इनकम की थी, इन्होंने फाइल नहीं की, हमने ये एग्रीकल्चर इनकम पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये एग्रीकल्चर पर आना है। यहाँ पर आएंगे तो हमारी ये जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट थी सिस्टम ने उठा लिया। आपका जितना डाटा होगा प्रीवियस ईयर का वो सारा सिस्टम जो है वो उठा लेगा। अब आपने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है अपनी इस साल के हवाले से। अगर आप सैलरी पर्सन है, मैं फिर से आपको स्टार्ट से आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप एम्प्लॉयमेंट वाले में आपकी सारी इनकम जो है वो आ जाएगी। अगर आप रेंटल इनकम है तो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपकी बिजनेस है तो आपकी बिजनेस वाली यहाँ पर आ जाएगी। कैपिटल गेन्स है वो सारा सिस्टम उठा के जहाँ पे आपकी लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल होगी सिस्टम उस हिसाब से आपकी वो सारी अमाउंट उठा के ले आएगा। अगर आपकी फाइनल टैक्स में फाइल करती है तो यहाँ पर आपकी सारी अमाउंट जो है वो आ जाएगी। अब हमारी, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर इनकम थी, हमने वापस फॉरेन सोर्स एग्रीकल्चर इनकम पर जाना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी जो इस साल की एग्रीकल्चर इनकम थी हमने वो क्लिक कर देनी है। अब जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है ये टैक्स एग्जम्प्टेड होती है। पाकिस्तान में अभी तक ये टैक्स एग्जम्प्टेड है अनटिल अनलेस इस पर जो है वो टैक्स ना लग जाए। जितनी आपकी इनकम बनती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसको यहाँ पर लिखने के बाद आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर उसे दोबारा से पेस्ट करना है। साथ वाला जो टैब है अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड फाइनल टैक्स, आपने इसे यहाँ से कैलकुलेट करना है। जैसे इसे कैलकुलेट करेंगे तो साथ वाले टैब में ये बता रहा है जी अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, आपकी अमाउंट जो है वो नॉर्मल टैक्स में फाल ही नहीं करती। उसके बाद आपने अगेन इसे यहाँ से कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद आपने नीचे ये वेल्थ स्टेटमेंट वाले टैब पर आना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना जी रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर। और यहाँ पर आपको ये 3 हेड्स देगा, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और ये नीचे दे रहा है जी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स ETC डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। आपकी इनकम नॉर्मल में आती है, एग्जाम्प्ट में आती है, फिक्स में आती है, आपने यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आपने एग्जाम्प्ट वाला फॉर्म है, आपने यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना और यहाँ से कैलकुलेट करना है। जब भी पुराना पोर्टल होगा आपने इसे 2 दफ़ा कैलकुलेट करना है, आपकी सारी अमाउंट जो है वो उठा रहा है। उसके बाद हमने चले जाना जी पर्सनल एक्सपेंसेस वाले हेड में, जो आपके उस पूरे साल में एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपने लिखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी रेंट, अगर आपने कोई रेंट पे चीज़ ली हुई है, आप उसका रेंट दे रहा है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है जी रेट, टैक्सेस, चार्ज, सेस, अगर आपने कोई फाइनल टैक्स की मद में अमाउंट पे किया तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आप उसकी मंथली जो है उसका ऑयल चेंज होता है या मेंटेनेंस होती है, उसके चार्जेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ट्रैवलिंग करते हैं या गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपने कोई बस वगैरह लगवाई है जो मंथली बेसिस पे आप उसे पे करते हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जितने आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं आप उसे काउंट करके भी लिख सकते हैं और आप इसे एस्टिमेट भी लिख सकते हैं। FBR इस बारे में आपको छूट देता है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन उतने लिखिए कि जितने वो जस्टिफिएबल भी हो। अगर आपका पानी का कनेक्शन हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका गैस का कनेक्शन है या आपने सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने हर एंट्री के बाद कैलकुलेट लाजमी करना है। उसके बाद टेलीफोन है, अगर आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है या आप टेलीफोन का आपके खर्चात होते हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप कोई एसेट इंश्योरेंस है, कुछ सिक्योरिटी की मद में पैसे देते हैं वो भी लिख सकते हैं। आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल एक्सपेंसेस आप पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपने ये सारी खर्च अखराजात होते हैं, कभी भी राउंड फिगर्स में नहीं आते, तो आपने ये राउंड फिगर्स में नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद आपने वो क्लब ज्वाइन किया हुआ है, किसी क्लब की एनुअल मेंबरशिप ली हुई है वो भी लिख सकते हैं। आपने फंक्शन गैदरिंग्स जो हैं वो ज्वाइन किए हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपने कोई डोनेशन दी है, ज़कात दी है, एन्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, लाइफ इंश्योरेंस, इसकी मद में आपको अखराजात हुए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके वो अखराजात जो आपके डेली बेसिस पे होते हैं, ये एक्यूरेट किसी पर्सन को याद नहीं रहते तो आप इसे यहाँ पे एस्टिमेट भी लिख सकते हैं, यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये नीचे वाला जो टैब है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर, अगर आपके फैमिली मेंबर ने आपके साथ कोई कंट्रीब्यूट किया तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना जी पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वाले टैब में, जिनकी हमने पिछले साल ये रिटर्न फाइल की थी तो इनकी पिछले साल कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इनका जस्ट एक बैंक अकाउंट था, इनके पास कुछ एनिमल्स थे, इनके पास एक बाइक थी, तो यहाँ पे आपको मेंशन हो रही होगी उनकी, उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर दी। इसके पास इनके पास कुछ गोल्ड था जो प्रीवियस ईयर से चला आ रहा था। अब इस साल में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या आपको इनहेरिटेंस में मिली है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी तो आप इस प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस देंगे, उसके जो है वो क्रेडेंशियल्स लिखेंगे कि ये आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, इसकी मेजरमेंट है और ये आपको इनहेरिटेंस में मिली है। और फिर यहाँ पर आप उसकी जो जब आपके नाम हुई है मार्केट वैल्यू लिख सकते हैं या जो प्रेजेंट वहाँ पे डीसी रेट चल रहा है वो लिख सकते हैं, या अगर आपने खरीदी है जिस रेट पे खरीदी है वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे अगर आपका घर है, आपने वो परचेज़ किया या आपको इनहेरिटेंस में मिला तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो भी एसेट आपका जिस साल में आपके नाम पे हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जी आपका ये इक्विपमेंट नॉन बिजनेस, आप खेती बाड़ी करते हैं, आपके पास जो इसके लवाजमात होते हैं वो मौजूद हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये एनिमल नॉन बिजनेस आपके पास हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर इनमें कोई इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेयरी के एनिमल है तो वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो प्रॉपर आपका बिजनेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे आता है जी इनका बैंक अकाउंट। इनके बैंक अकाउंट में 30 जून 2024 का आपने बैलेंस इसमें लिखना है, तब कितना बैलेंस था वो जितना बैलेंस था आपने यहाँ पर लिख देना है, उनसे पूछ कर आपने यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद नीचे इनकी बाइक है, अगर कोई मजीद इसमें एडिशन हुआ तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये इनकी प्रीशियस पोजेशन में गोल्ड है, गोल्ड की जो गिफ्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं वो इनके पास है 150 के। उसके बाद जो है पर्सनल आइटम्स है इनके पास, अगर इनमें कोई एडिशन हुआ है दोनों चीज़ों में तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद जी कैश नॉन बिजनेस, अगर इनके पास कोई कैश नॉन बिजनेस है तो वो भी अपना यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जी एनी अदर एसेट, कोई ऐसा एसेट आपके पास है जिसकी तफसील यहाँ पे नहीं लिखी तो आप इसको प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसकी तफसील लिख के उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद अगर आपने कोई एसेट किसी और के नाम पे लिया है, वाइफ के या बच्चों के नाम पे, तो पैसे आप दे रहे हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जी आपके आते हैं जी एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, अगर आपके ये है फॉरेन कंपनी तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो आपका टैब है लोन वाला, अगर आपने किसी
से लोन लिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारी अमाउंट है जी कैश नॉन बिजनेस, हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, तो हमने रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर जाना है। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास ये आ रहा है जी 17,63,908 रुपये। तो उसके बाद हमने पर्सनल लाइबिलिटीज़ में आ जाना है। तो इनका जो है वो बैंक बैलेंस जो है वो कम हुआ है, लेकिन इनके जानवरों में इन्होंने कुछ एडिशन किया है, अपने कुछ जो इन्होंने एनिमल्स हैं वो लेके रखे हैं, तो उसमें आपने उनकी कीमत जो है वो यहाँ पर बढ़ा देनी है। उसके बाद ये जो इनकी अमाउंट आ रही है ये आपने यहाँ से कट करनी है। कट करने के बाद आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है। जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे जो आ रही है 43,94,308 रुपये, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है या आप इसे वैसे भी यहाँ से काउंट करके लिख सकते हैं। आपने वापस कैश इन हैंड में आना है और यहाँ पे इसे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने कैलकुलेट लाजमी कर, कैलकुलेट नहीं करेंगे तो सिस्टम आपकी पेमेंट जो है वो नहीं उठाएगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके दोबारा नीचे आना है। नीचे आपने रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर आना है, तो आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो जीरो होगी, तो इसका मतलब है आपकी रिटर्न रेडी है। जब तक कि आपकी अमाउंट जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब है आपकी जो है वो रिटर्न रेडी नहीं है। अगर ये प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है आपका इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, या तो वो आपके नेट एसेट प्रीवियस ईयर में जाएगा या आपके एसेट्स में से कुछ माइनस होगा। अगर वो माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है आपका इनफ्लो जो है वो ज़्यादा आउटफ्लो कम है, तो डेफिनेटली वो जो है आपके कैश इन हैंड में जाएगा या आपके बैंक बैलेंस में जाएगा या आप उससे कोई एसेट परचेज करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से जाना है जी वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन के बाद आपने यहाँ पर अपना जो है वो पिन लगाना है। पिन आपने यहाँ से लगा के वेरीफाई करना है। ये कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा जी कि अगर आप इसे सबमिट कर देंगे, यस पर क्लिक कर देंगे तो ये एडिटेबल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद फिर ये रिवाइज होती है तो आपने इसे यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो आप इस पोर्टल पर वापस आ जाएंगे और आपकी रिटर्न चंद मिनटों बाद ये जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये टॉप पर आपकी जो रिटर्न है वो अपडेट हो जाएगी। अब अगर आपने लेट रिटर्न फाइल की है तो आपका ज़ाहिर बात है स्टेटस भी इनएक्टिव हो गया होगा, तो आपने वो चालान कैसे क्रिएट करना है। चालान क्रिएट करने के हवाले से मेरी अलग से भी वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ। आप पुराने EFPR से भी जाके कर सकते हैं। आप लॉगिन करते वक्त आपको ये ई पेमेंट्स वाला ऑप्शन आता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। और अब ये आपकी प्रोफाइल में भी शो हो रहा था। आपने ई पेमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप में का सारा जो डाटा है वो ये सिस्टम उठा लेगा। उसके बाद आपने इनकम टैक्स पर आना है। यहाँ से आपने मिसलेनियस सेलेक्ट करना है और वापस आपने यहाँ पर आ जाना है इनकम टैक्स वाले सेक्शन पर। आपने टैक्स पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट करना है जिससे चार्ज ऑफ फॉर ATL। उसके बाद आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। 2024 की रिटर्न आपने सबमिट करनी है 30 जून 2025 तक, और यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है जो कि 1,000 रुपये है। वो लिखने के बाद सिस्टम नीचे भी उठा लेगा। तो आपने यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID, आपने यस कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये PSID है सिस्टम ने क्रिएट कर दिया है। इस PSID को आप जैज़ कैश ईजी पैसा से जाके बआसानी जो है वो आप पे कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो वापस हम इस टैब पर आ गए हैं। तो चालान पे करने के 2 से 2.5 घंटों के अंदर आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। वो आप जाकर वहाँ से वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन से उसे चेक कर सकते हैं। तो आज की हमारी रिटर्न कंप्लीट होगी है। उम्मीद है आपको ये समझ भी आएगी और आपको पसंद भी आएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको गाइडेंस चाहिए या आपको सर्विसेज चाहिए, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।